नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। राफेल डील को लेकर सियासी संग्राम जारी है। राफेल डील की गोपनीय फाइलें गायब होने पर आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुबह से ही मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तगड़ा अटैक किया। चूंकि मौसम चुनावी है, ऐसे में राफेल तो एक बहाना है और असली टारगेट वोट बैंक को लुभाना है। हालांकि मुद्दों पर सार्थक बहस होना लोकतंत्र की मजबूती की निशानी है, जिससे देश मजबूत होता है, व्यवस्थाएं दुरुस्त होती है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब बीजेपी में जूता स्ट्राइक हुई है। कल संत कबीर नगर में बीजेपी के माननीय सांसद शरद त्रिपाठी ने बीजेपी के विधायक पर जो जूता स्ट्राइक की है, उससे तो लोकतंत्र में विश्वास करने वालों ने सिर ही पीट लिया। जूता शो के दौरान माननीयों ने एक दूसरे पर जो गालियों की बौछार की, उससे लोकतंत्र शर्मसार ही हो गया। और इसीलिए लोग कह रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, जबकि बीजेपी का कैंपेन है मेरा बूथ सबसे मजबूत। हम कह रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये बीजेपी को अब सोचना होगा। चौतरफा कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान पस्त है। हुक्मरान परेशान है, लेकिन आतंकी बौखलाए हैं। पाकिस्तान बार बार सरहद पर भारत के रिहायशी इलाकों में गोले दाग रहा है, जिससे आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। हम आपको सीमा पर धधकते गोलों की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और पाकिस्तान की असलियत की पड़ताल भी करेंगे। साथ ही जम्मू में बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला हुआ है, जिनमें 18 लोग घायल हो गए हैं। उसकी पूरी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र जिंदाबाद में, और हमारे साथ मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी होंगे, खबरों के विश्लेषण के लिए और खबरों पर एक अलग नजरिया रखने के लिए। इसके अलावा लोकतंत्र जिंदाबाद में आज कुछ और बड़ी खबरें हैं, जिनको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि इनका लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। सबसे पहले जम्मू बस स्टैंड की बुकिंग काउंटर के पास ग्रेनेड अटैक हुआ है। धमाके में 18 लोग घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार में सब कुछ गायब हो रहा है, क्योंकि राफेल से जुड़ी फाइलें चोरी हो गई। बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक की खुलेआम मारपीट से आलाकमान नाराज है। दोनों को लखनऊ में पार्टी दफ्तर में तलब किया गया है। दिल्ली में पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक में कई बड़े फैसलों की उम्मीद है। 8 मार्च तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं हंदवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसके साथ कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे। सबसे पहली खबर, जम्मू में ब्लास्ट की जगह की कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाएंगे जो विभत्स हो, जो लोगों की भावनाओं को और लोगों के मेंटल स्टेटस को आहत करती हो। वहीं राफेल से जुड़ी ऐसी कोई भी गोपनीय जानकारी हम नहीं दिखाएंगे जो देश की सुरक्षा को ही प्रभावित करती हो। साथ ही हम जूता कांड ऐसा कोई भी वीडियो और ऑडियो आपको नहीं सुनाएंगे जो अमर्यादित हो, क्योंकि उसमें कई अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल पूरे वीडियो के अंदर किया गया है। लोकतंत्र जिंदाबाद में सबसे पहले खबर लोकतंत्र के दुश्मनों की। जम्मू में बस स्टैंड के पास ग्रेनेड से हमला हुआ है। इस हमले में करीब 18 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये जो बम धमाका हुआ है, अभी शुरू में आ रहा है। ये खबर प्रथम दृष्टि आ रही है कि ये ग्रेनेड से हमला हुआ है। 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन ये बहुत बिजी इलाका है, जम्मू का गढ़ है। एक के बाद एक कतारों में बसें यहाँ पर लगी रहती हैं। वल्नरेबल स्पॉट है। इसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा में क्या कोताही हुई? ग्रेनेड से हमला हुआ तो ग्रेनेड कहां से आया? ये अब बड़ा सवाल दीपक खड़ा हो गया है। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जम्मू और आसपास के इलाकों में आईबी का अलर्ट था कि वहां पर इस तरह की घटनाएं हो सकती है, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है, उसके बाद आतंकवादी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ऐसी घटना को अंजाम दे सकते थे। यही कारण है कि ये इंसिडेंट एक छोटा सा इंसिडेंट होकर रह गया। हालांकि अगर एक आदमी भी जख्मी होता है तो हम उसे बड़ा ही कहेंगे, लेकिन एक बड़े धमाके को सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं डिफ्यूज कर दिया। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होते हुए लगता है। About half an hour back, there has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons.
they have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. Obviously, the intention is always to disturb the communal peace and harmony, and I would request everyone to maintain calm. And the police is working on all the leads that are available, and we are collecting evidence, and we are sure to hunt them down. हमारे सहयोगी अरुण ढंता फोन लाइन से जुड़े हैं उनसे भी ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। लेकिन पहला सवाल मनीष जी से। मनीष भाई, ये बताइए कि जम्मू ही क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आतंकवादी इस वक्त बौखलाए हुए हैं और कहीं पर भी वो देश में हमला कर सकते हैं, पर जम्मू ही क्यों? देखिए, जम्मू सीधे तौर पे एक संदेश जाएगा जम्मू पे करने, श्रीनगर में उन्हें जो अंजाम देना था वो दे दिए दीपक भाई। इसके पहले लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये कि सुरक्षा हमारे बलों ने इस अप्रिय बहुत बड़ी घटना हो सकती थी उसको बचा लिया। लेकिन मेरा इससे जाकर ये कहना है कि क्या खुफिया एजेंसीज जो जेनेरिक तौर पर एक एडवाइजरीज जारी करती हैं कि भाई यहां पर ऐसा हो सकता है, उसको लेकर हमारी खुफिया एजेंसी की जानकारी में कहीं कोई कमी थी, लोकल इंटेलिजेंस जो जम्मू पुलिस का है वो कहीं कमजोर था, इन सारी बातों को भी हमें गौर करना होगा, गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि सारे देश के भीड़ भड़के वाले इलाकों में इस समय अलर्ट है। और अलर्ट मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, सारे देश में चौतरफा अलर्ट है। लेकिन उसके बावजूद कारगुजारियों को देने में, अंजाम देने में ये लोग पीछे नहीं है। ये भी अपनी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि अमन चैन को कैसे ध्वस्त किया जाए, अमन चैन पे कैसे चोट की जाए। लेकिन हां, हमारी एजेंसी यहां चौकस है। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं मनोबल को ना तोड़े, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी। और उसके साथ साथ जो जम्मू की बात आपने कही कि जम्मू ही क्यों, तो JNK सबसे बड़ा फोकस है। जम्मू में अगर कुछ होगा तो ये बात साफ संकेत जाएगा कि अब ये लोग श्रीनगर से बाहर निकलकर पैर पसारते हुए जम्मू में आ गए और जम्मू में बीच भीड़ भड़के वाले इलाके में ये अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जो टारगेट पे थे वो सुरक्षा बल नहीं थे, आम जनता थी, कंडक्टर्स और बस ड्राइवर्स। बिल्कुल, आम जनता कहीं ना कहीं टारगेट पर थी। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग सतर्क हैं। लोगों की सतर्कता के चलते शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस बड़े हादसे को टाला गया। एक छोटा हादसा हुआ है, लेकिन हम फिर ये कह दें कि अगर एक इंसान को भी लगती है, एक व्यक्ति को भी लगता है, तो ये इस पर सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। सीधे चलते हमारे सहयोगी अरुण ढंता के पास। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से बताइए। देखिए दीपक जी, करीब 12:15 बजे ये दुर्घटना हुई थी जब ग्रेनेड बस स्टैंड पे फेंका गया। और बस स्टैंड जो है ये जम्मू के हार्ट में ये सब हुआ है। और खासतौर पे जो 12 बजे के बाद का समय है, ये ऐसा समय होता है जब बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो जो आई विटनेसेस है वहां पर उनका ये कहना है कि बस स्टैंड पे उस समय करीब 100 के करीब लोग रहे होंगे। और अगर ये ग्रेनेड सही जगह पे गिरता तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था। हालांकि जो ग्रेनेड है ये जो टिकट काउंटर है उसके आसपास गिरा और कुछ लोग वहां खड़े थे और कुछ बस के अंदर थे, क्योंकि बस के शीशे भी फटे हैं। और 19 लोग जो आधिकारिक आंकड़ा है वो कहा गया है, वो इंजर्ड उन्हें लोकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया है। और आईजीपी का ये भी कहना है कि जो जम्मू के आईजीपी है कि हो सकता है शायद माइनर इंजरीज और हो लोगों को, तो आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से ये इलाका चुना गया है, बिल्कुल जानबूझकर ये इलाका चुना गया, क्योंकि यहाँ पर सबको पता था कि जैसे दिन चढ़ता है ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। और खासतौर पर 12:15 बजे का टाइम चुना गया जब ये ग्रेनेड यहाँ पर फेंका गया। हालांकि जिस तरह से हम लोग भी कह रहे हैं कि जितना बड़ा ये शायद उन लोगों ने हमला करने का प्लान बनाया हो, उतना उनको सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इंजरी जरूर हुई है। और जब इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर होता है। हम जितने भी आई विटनेसेस थे उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि उन्हें शुरू में लगा कोई टायर वायर फटा, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे तो पता चला कि कुछ बड़ा धमाका हुआ है। और आईजीपी जम्मू ने ये चीज क्लियर कर दी है कि ग्रेनेड जो है वो फेंका गया था। तो थोड़ा सा ये अच्छा रहा कि वो ग्रेनेड जो है वो ऐसी जगह पे गिरा जहां पर क्राउड के बीच में नहीं गिरा, तो थोड़ा सा कोने पे गिरा टिकट काउंटर के पास। और काफी 19 के करीब जो है वो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि पुलवामा के बाद जो है वो जितने भी क्राउडेड इलाके थे उस पे इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां पर कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे जब इंटेलिजेंस इनपुट हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर हो जाती है। और जम्मू और कश्मीर हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है और खासतौर पर पुलवामा के बाद तो बहुत ज्यादा ये इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह का एस्टिमेट उन्होंने लगाया होगा कि जितना ज्यादा वो डैमेज करना चाह रहे होंगे उतना डैमेज नहीं हुआ। इलाका उन्होंने बिल्कुल सही चुना था कि बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रेनेड यहां तक पहुंचा कैसे? बस स्टैंड तक पहुंच पाना होगी तब जब इतना ज्यादा इंटेलिजेंस का इनपुट होगी जम्मू में। अरुण, ये आपसे जानना चाहेंगे कि साफ ये दर्शाता है कि ये सिविलियंस पर हमला था। सिविलियंस पर हमला किस लिए?
बिल्कुल, देखिए सिविलियंस पे हमले का मतलब है, अगर आप सिविलियन पे ज्यादा कैजुअलिटी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जाता है और सरकार के लिए आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस को आप टारगेट कर रहे हैं कि देखिए आपके सिविलियंस को हिट करें। उसी के चलते जो है वो ऐसे इलाके को चूज करना जहां सबको पता है बस स्टैंड ऐसा इलाका होता है जहां इतनी ज्यादा बसेस होती हैं, इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वो टारगेट करना, तो मैसेज जो है वो साफ तौर पे आतंकी यही देना चाहते थे कि जो है वो जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ज्यादा जो है वो मैसेज स्ट्रांग जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जो चूक रही है थोड़ी बहुत, वो चूक कहां रही है, क्योंकि इस तरह से जो ग्रेनेड का वहां तक पहुंच पाना और इतना मौका मिलना कि उसको वहां पर फेंका जाए उस इलाके में, हालांकि क्योंकि हमने यहाँ पे जम्मू में काफी टाइम से हम हैं, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट कर दी गई थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात है कि आखिर ये सब चीजें कैसे हुई, कहां से ये ग्रेनेड आया, किस तरह से और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। ये जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन इस पे होगी उसके बाद परत दर परत कुछ इसमें चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं। कहां से ग्रेनेड आया, और दीपक ये देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल होगी या नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब नहीं है, ये अगर ग्रेनेड फेंका गया है तो किसी ने फेंका है और कोई आए जाएगा। और खास तौर से जिस तरह अरुण बता रहे हैं सिविलियंस पर हमला है, जम्मू में हमला है, तो मंशा कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की ना हो। यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा के साथ साथ लोगों को दहशत में डालना, ये भी एक बड़ी कोशिश हो सकती है, ये भी एक बड़ा मकसद हो सकता है आतंकवादियों का, जिन लोगों ने इस ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से हमारी खबरें जारी रहेंगी। सवाल पूछे, अगर कहीं वो कमजोर पा रहा है, कोई चीज गलत है या विपक्ष को लगती है, वो पूछे। लेकिन यहां पर जो हमारे मंत्री हैं, जैसे 2 दिन पहले आंकड़ों पे बात हुई, आंकड़ों पे खींचतान मची हुई थी, तो हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाइए और जाकर गिन के आ जाइए। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि अगली बार जब भी हम ऐसा करेंगे तो हवाई जहाज में बांध के भेजेंगे। तो ये सारी जो बातें, रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि पाकिस्तान से मांगो, तो हर बात को पाकिस्तान से जोड़ के, क्या ये इतना आसान है कि आप विपक्ष को जवाब देने की बजाय आप बेतुकी बात कर इसे गुमराह करना? मुझे ऐसा लगता है कि यह स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र जिंदाबाद कैसे होगा आंचल? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें F-16 वाले मुल्कों, इशारा पाकिस्तान की तरफ से था, उनसे निपटना पड़ रहा है, इसलिए राफेल जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राफेल होता हमारे पास तो शायद एयर स्ट्राइक का नतीजा कुछ और होता। लेकिन दीपक, राफेल की जरूरत पर कोई क्वेश्चन नहीं है, सवाल इस पर है कि जिस प्रक्रिया से, प्रोसीजर से उसको लिया गया, क्या वो सही था या नहीं था, क्या उसकी वजह से किसी को फायदा पहुंचा? सवाल यह है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि सांसद जी ने विधायक जी को कैसे पीटा। एक ऐसी खबर जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो गया। यूपी के संत कबीर नगर में एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर वहां से सामने आई है जिसको लेकर मान्यों के आचरण पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने बीजेपी के ही विधायक राकेश सिंह की सरेआम पिटाई कर दी, वो भी जूतों से। हर एक कार्यक्रम में ये जूतम पैजार लोगों ने तो देखी, साथ ही मीडिया के कैमरों में भी ये रिकॉर्ड हो गई। बीजेपी के सांसद महोदय और बीजेपी विधायक ने आपस में जमकर गाली गलौज की। माननीयों के इस व्यवहार के पार्टी आलाकमान बेहद नाराज है और उन्होंने दोनों को ही पार्टी दफ्तर तलब किया है। हालांकि विधायक राकेश बाघेल ने किसी भी तरह की शिकायत करने से इनकार कर दिया, एफआईआर से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये घर का मामला है। भाई एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और गिनते हैं कि कितने जूते पड़े विधायक जी को। ये शरद त्रिपाठी सांसद है, पहला जूता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 जूते उन्होंने गिनकर मारे विधायक जी को। ये पूरा का पूरा विवाद था शिलापट्ट पर नाम लिखने का, यानी जो स्टोन होता है जिसको फाउंडेशन स्टोन जिसको कहा जाता है, जो उद्घाटन और शिलान्यास के वक्त लगाया जाता है, उसमें सांसद जी का नाम नहीं था, विधायक जी का नाम था। सांसद जी इस पर बहुत नाराज हुए और जिला कार्य योजना समिति की जो बैठक चल रही थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जहां पर सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने विधायक जी को धुन दिया। मनीष भाई, तस्वीरों को देख के आप क्या कहेंगे? गिनकर 7 जूते मारे उन्होंने। देखिए, मेरे ख्याल से ये सादर सप्रेम सस्ने हैं। जो भी दिख रहा है, अगर ये तस्वीरों को देखें तो ये वो अनुशासित पार्टी के दोनों नेता हैं जिस पर पार्टी को ये फक्र होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और उसके साथ साथ सबसे अनुशासित।
बात होती है पहले वो कहा संस्कृति करते की। थे पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी एक with ऐसी पार्टी जो दूसरों से अलग है। मेरे ख्याल से ये झगड़ालू पार्टी नहीं दिखती, बात नहीं, पहले हमने एक बार नाम अब रखा ये था पार्टी विद बीजेपी, डिफरेंसेस है। भारतीय झगड़ालू पार्टी, इसका नाम रखा था एक बार हमने, देखिए- जब बीजेपी में बहुत झगड़े चल रहे थे। दीपक भाई, लेकिन इस बार तो पूरा विजुअल इफेक्ट आया और फिल्म भी हिट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और कल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अच्छा, आपको इन तस्वीरों को देखकर आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि मुझे लगता है बीजेपी को, आला कमान को, हाई कमान को, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है कि ये जो हुआ, तस्वीरें हुई, ये एंगर एंड मैनेजमेंट इशू तब तक हो सकता था कि अगर शुरुआती कोई भिड़ंत हुई होती, लेकिन एक के बाद एक जूता मारना तो कहीं ना कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पर एफआईआर होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सुबह जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की इस विधायक से, जिनका नाम राकेश बाघेल है, उन्होंने कहा ये परिवार का मामला है, घर का मामला है। ऐसा कौन सा घर का मामला है? घर में अगर कत्लेआम हो रहा है, इस तरह की फाइटिंग हो रही है, तो मामला पुलिस का बन जाता है। और पुलिस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? क्या पार्टी का दबाव है कि वो और बेइज्जती मत करवाओ? कल मैंने डीएम साहब से बात की थी और डीएम साहब ने मुझे कहा था बकायदा कि क्या इस पर कोई एफआईआर बनती है, इस पर हम संस्तुति करेंगे, अगर एफआईआर बनती है तो उसकी संस्तुति करेंगे और इस बात की विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे कि एफआईआर इस पूरे मामले पर बनती है या नहीं। राकेश बघेल अगर चाहते तो वो एफआईआर लिखवा सकते थे, आज वो धरने पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया गया कि इस मसले ये को और कॉग्निजेबल मत बढ़ाइए। ऑफेंस है, पुलिस खुद जाकर एफआईआर दर्ज कर सकती है, पुलिस के पास एविडेंस है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूरे देश ने देख लिया कि क्या हुआ। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो जो कोतवाल होगा उसको पता है कि बीजेपी की सरकार है और एक ऐसे वक्त ये मार पिटाई हुई है जब बीजेपी को बम्पर बहुमत विधानसभा में मिला है, बीजेपी को बम्पर बहुमत लोकसभा में भी मिला है, लेकिन नेताओं के बीच अहम का टकराव, या इसको अहम के टकराव से ज्यादा कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि ये अहम का टकराव नहीं, इसके पीछे कास्टिस्ट अंडरटोन्स भी बताई जा रही हैं। और खैर एरोगेंस तो है, ये तो राकेश बघेल ने माना कि जो त्रिपाठी साहब हैं उनके पिताजी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश रमापति में। राम त्रिपाठी हाँ। जाने माने नेता हाँ। और बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं वो एक तो जमाने। ये वो गुमान है जो छलक पड़ा। मुझे ऐसा लेकिन लगता उन्होंने कल मुझसे कहा था, कल मुझसे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये मेरा आचरण नहीं है, ये मेरा व्यवहार नहीं है। तो मैंने पूछा मालिक फिर क्या हो गया? उसका कोई जवाब नहीं नहीं, था। आचरण व्यवहार नहीं है तो माफी तो मांगते। उन्होंने क्लियर एक लाइन में, मैंने भी उनसे बात की, माफी नहीं मांगी उन्होंने अभी तक। उन्होंने माफी नहीं मांगी क्योंकि मनीष भाई कुछ कहना चाहते हैं। हाँ। मनीष भाई दीपक भाई, मुझे ये लगता है कि ये इनकी पुरानी वैमनस्य और मेरे ख्याल से मनमुटाव और दिल में कुछ भारीपन था। और जहां तक ये जो नौबत पहुंची, मुझे ऐसा लगता है कि शरद त्रिपाठी को जो सबसे ज्यादा हिट की, जो चोट पहुंची, वो ये कि क्योंकि उन्होंने जो बोलना शुरू किया, तू तो मेरी पैदाइश है, ये जो भाषा की शुरुआत हुई, मुझे ऐसा लगता है श्रेय लेने की होड़ में, जब शिलापट्ट पर चुनाव के मुहाने हम खड़े हैं और वहां पर अगर सांसद का नाम ना हो तो वो झल्लाहट आना स्वाभाविक था। लेकिन इस तरह से आएगी, डीपीसी की बैठक चल रही है और आप तस्वीर में एक और चीज देखिए, मंत्री महोदय सूबे के मंत्री बैठे हैं लेकिन वो कुर्सी से नहीं उठ पा रहे दोनों को रोकने के लिए। वहां पर पूरा अमला जिले का बैठा हुआ है, लेकिन कबीर भी कितने बेबस होकर सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे नाम पर नगर तो रखा गया, जिले का नाम तो रखा गया, लेकिन कबीर की वाणी अगर ये समझ लेते तो मुझे नहीं लगता कि परिवार में इस तरह का संस्कार और संस्कृति की बात करने वाला संघ परिवार। जाति की राजनीति भी इसके पीछे है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हमारे सहयोगी विजय मिश्रा के पास। विजय, क्या महेंद्रनाथ पांडे ने, जो कि राज्य बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई चेतावनी जारी की है इनके लिए, या राज्य बीजेपी की तरफ से इनको जो बुलावा आया था उसके बाद ये दोनों पहुंच चुके हैं? देखिए, रिटर्न में ऐसी कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। कल जब घटना हुई थी तो घटना के बाद जब महेंद्रनाथ पांडे से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि दोनों ही लोगों को लखनऊ तलब किया गया है, यानी सिर्फ वो इतना ही बोल पाए। और जाहिर सी बात है कि मामला कहीं ना कहीं जैसे कि रमापति राम त्रिपाठी के बेटे हैं तो एक उच्च भाजपा पदाधिकारियों के उससे जुड़ा हुआ है, दूसरे वहां के विधायक ही हैं और मौजूदा समय में सांसद ही हैं। इसी वजह से कोई भी इस पर खुल करके बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के ही लोग हैं, दोनों ही इस समय किसी न किसी पद पर है। और सबसे खास बात यह है कि इनके
नेता भी पुराने भाजपाई रहे हैं और किसी बड़े पद पे रहे हैं। तो महेंद्रनाथ पांडे की तरफ से बस इतना ही आ पाए कि दोनों ही लोगों को लखनऊ तलब किया गया है। अब लखनऊ तलब करके वो क्या किस तरह की बातचीत करेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ अभी भी दोनों लोग पहुंचे नहीं है, या यहाँ पर अभी आकर के कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है, या यहाँ पर आकर के ऐसी कोई मीटिंग नहीं ली गई है। अभी भी मामला जो है वो संत कबीर नगर के इर्द गिर्द ही बिखरा हुआ है। इस तरह का जो कहा जा सकता है, कल की घटना के बाद जैसे ही विधायक के समर्थक एक साथ इकट्ठा हुए, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और तब से विधायक धरने पर बैठे रहे हैं और अभी भी उन्हें मनाए जाने की ही कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि इस पर एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है, जबकि सीधे तौर से इस पर एफआईआर बनती है। वहां पर शांति भंग करने की एफआईआर जो कि सीधे पुलिस लिख सकती है, सरकारी काम में बाधा डालना उसकी भी एफआईआर वहां पर बनती है। और सबसे खास बात यह है कि वहां पर एक साथ जो समर्थक इकट्ठे हुए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज वहां पर किया था, उसका भी मामला वहां पर बनता है। लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। यही कलेक्ट्रेट में कोई साधारण आदमी वहां पर इस तरह की कोई घटना किया होता तो शायद अभी तक वो जेल में होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, और ऐसे में फिर वहां पर डीएम हो या फिर एसपी हो, सभी के हाथ पैर फूले हुए हैं कि वो किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई करे। उन्होंने अभी भी बोला कि किन किन मामलों में एफआईआर बनती है। मेरे को इतनी देर में मैसेज भी आया किसी का, जिन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर घर का ही मामला है तो डोमेस्टिक वायलेंस की भी एफआईआर बनती है। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक मियाँ भी होना चाहिए और एक बीवी भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में क्या ये सास बहू का ज्यादा मामला? मुझे 1995 की वो मनोहर जोशी का वो इंटरव्यू याद आता है, जिसमें मैंने उनसे पूछा था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि बीजेपी और शिवसेना के बीच झगड़ा बहुत चलता है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था, देखिए पति पत्नी में तो हर कहीं झगड़ा होता है, तो बीजेपी और शिवसेना का रिलेशन जो है वो पति पत्नी की तरह है। तो मैंने उनसे पूछा था, अच्छा ये बता दीजिए इसमें पति कौन है और पत्नी कौन? तो उसका जवाब मनोहर जोशी के पास नहीं था। तो जाहिर सी बात है, ये जो मामला है ये पति पत्नी से कहीं बहुत आगे का है, क्योंकि इसके अंदर जाति की राजनीति भी है, इसके अंदर बाहुबल की भी राजनीति है। और आचरण हमको भूलना नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही वो विधानसभा थी जिसमें हमने माइक को हथियार बन के चलते हुए देखा था और सदन के अंदर विधायकों को गंभीर चोटें लगी थी। एक जब बहुमत परीक्षण चल रहा था कल्याण सिंह का, उस वक्त जो माइक थे वो हथियार बन गए थे और उसके बाद यूपी विधानसभा से उन तमाम माइकों को हटा दिया गया था। आपको नहीं लगता योगी आदित्यनाथ को सामने आके कहना चाहिए, क्योंकि ये कानून बनाने वाले लोग हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कानून बनाने वाले लोग अगर इस तरह से हाथ में लेंगे तो फिर राज्य की कानून व्यवस्था कहां जाएगी? क्या वो ये जानते नहीं थे कि वो कानून हाथ में ले रहे हैं? क्या वो जानते नहीं थे कि वो कानून तोड़ रहे हैं? क्या वो जानते नहीं थे कि उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लग सकता है? क्या वो जानते नहीं थे कि किसी को जूते से मारना गलत है? मैंने कहा, एक त्रिपाठी हैं और दूसरे राकेश बघेल हैं, दोनों के बीच कहीं ना कहीं जाति का वैमनस्य भी है। और ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इसके पीछे जो जाति की राजनीति है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लोकल लेवल पे लोग जानते हैं कि किस तरह से जाति की राजनीति ने इसको असर दिखाना शुरू किया है। जानबूझकर सब कुछ जानते हुए कानून को हाथ में लिया तो अपने आप में क्राइम के कमीशन की बात कही जाती है ना, कि पहले इंटेंशन होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए, दूसरा एक्शन होना चाहिए। एक्शन भी प्रूव हो जाता है और नहीं, आप कह रही है दोनों का कॉमन इंटेंशन है? नहीं, दोनों का तो पता नहीं, मुझे लगता है एक का इंटेंशन बहुत क्लियर है। भाई दो सिमिलरिटी आपने 1995 की मनोहर जोशी का जिक्र किया, पति पत्नी वाली बात थी। अब जो रिश्ता है वो बदल गया है दीपक भाई, अब रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का हो गया है। और यहाँ पर भी और कुछ मत कह देना आप, और कुछ मत कह देना आप, आजकल को हथियार ये सोच के। नहीं, यहाँ पे एक और वजह की बात, यहाँ पर अब रिश्ता एक और हो गया है कि मामला घर का है, परिवार का मामला है, लेकिन हम उगाड़कर सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे परिवार में कितना प्रेम और स्नेह है, कितना सादर सम्मान है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया है। नहीं, अखिलेश ने कहा है कि ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा सबसे बेहतर है, हम दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है और हमारे यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपने से छोटे का सम्मान करता है, बड़ों को छोटों को प्यार करता है और बड़ों को सम्मान करता है। और अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और ये भी इशारा किया है कि बीजेपी को इस बारी लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं और ये बानगी है कि हताशा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, क्रेडिट लेने की होड़ में वो इस स्तर तक गिर गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से ये तस्वीरें देखते हैं, आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से 7 जूते पड़े। ये सांसद जी है, सांसद जी ने जूता निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 जूते उन्होंने कसकर रसीद किए विधायक जी को। विधायक जी का नाम राकेश बघेल है और शरद त्रिपाठी सांसद है। इनके पिता रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी यूपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े जाने माने पार्टी के नेताओं में से है। लेकिन देखिए वैमनस्य किस कदर बड़ा, फाउंडेशन स्टोन पे नाम न लिखना कितना
भारी पड़ सकता है भारी पड़ विधायक को। सकता है, या कितना दुखी कर गया सांसद महोदय को कि उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में दावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 80 में से कम 74 सीटें जीतेंगे और 74 में 72 भी नहीं होंगे और 73 भी नहीं होंगे। ये दावा हो चुका है। आंचल, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं ईवीएम के ऊपर कमेंट नहीं करनी मेरे चाहती, ख्याल क्योंकि से- जब जब ये दावे होते हैं विपक्ष ईवीएम पे कमेंट कर देता है। हम तो निष्पक्ष हैं, आप भी हम निष्पक्ष हैं। आप भी हम कपिल कुछ नहीं सिब्बल के कहते। साथ लंदन गई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं लंदन नहीं गई थी, ना ही जाना चाहती हूँ। अगर जाऊंगी भी तो आप पैसे थोड़े दिला दीजिए तो अपने आप चले जाएंगे अपना। नहीं, मुझे लगा कि आप भी उन लोगों में से हैं जो ईवीएम के ऊपर संदेह खड़ा करते हैं। नहीं, ईवीएम्स कैन नॉट बी हैक्ड, ये मैं आपको एक लाइन ईवीएम्स कैन नॉट बी हैक्ड। चलिए, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है वोट डालना, और वोट डालने के लिए जरूरी है ईवीएम। और आंचल ने एक बड़ा सर्टिफिकेट दिया है कि ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे सामने यही है कि इस लोकतंत्र में चप्पल कांड जैसे भी कारनामे होते हैं, लेकिन कारनामे ऐसे भी होते हैं जिससे ये लोकतंत्र के लिए हम कहने लगते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जारी रहेगा, आगे भी आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।